फिर मिल जाएगा इसमें। ठीक। तो भाई ये चैप्टर का नाम क्या है अपना, ये जो चैप्टर अपन जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये लास्ट ईयर भी था, उससे भी लास्ट ईयर जब पोर्शन चेंज हुआ तब से ही 2013 से ये पोर्शन सेम है। अभी सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड से पहले अपने को ये समझ आना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है समीर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अ स्पेस। मतलब एग्जांपल दे सकते हो हमजा, समीर? क्या होता है मैटर? कमन। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ समीर, हेलो। टेस्ट हुए सर, टेस्ट, हाँ हाँ, स्मेल, टेस्ट। अरे ये मैटर नहीं होता। मैटर है ऐसी तो कोई भी सर ऑब्जेक्ट जो इसका मास और टेकअप स्पेस हो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बॉक्स, घर में टीवी, फ्रिज, सब कुछ तो मैटर है। तुम खुद मैटर हो। खुद चेयर पे बैठोगे तो चेयर की जगह ले रहे हो कि नहीं? समझ गए? हाँ यार तुमने बेसिक डेफिनेशंस दी है, बेसिक। अब बोलते कि मैटर में तीन तरह के मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा हो जैसे पत्थर एग्जांपल लिया, लिक्विड में पानी ले लो, और गैस में ले लो बलून जिसके अंदर गैस हवा भरी हुई है। ठीक है? और भी है मैटर है जिनके बारे में हम लोग इतना स्टडी नहीं करते, वो कंफर्मेशन में नहीं आया है। प्लाज्मा, बोन आइंस्टाइन कंडेंस, फर्मियोनिक कंडेंसेट, क्वार्क कंडेंसेट, थॉट वे। ये मतलब और भी ऐसे मैटर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या को जो मेजरली जिसपे अपने को कंसंट्रेशन करना है वो मैटर है अपने ये वाले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बोलते हैं ये जो तीन मैटर है ना, ये तीन मैटर आपस में बदल भी सकते हैं अगर इनके अंदर टेम्परेचर या प्रेशर बदल जाए। किसी सॉलिड को पे अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि टेम्परेचर प्रेशर काम कैसे करता है। तो हाँ वो जरूरी है। किसी ने ज्वाइन किया हाँ, यूसुफ अभी आया। तो वो काम कैसे करता है टेम्परेचर और प्रेशर, वो देख लेता हूँ। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो देखो पहली चीज याद रखो, जो टेम्परेचर और प्रेशर है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट का मतलब है इसको 1 अपॉन करके लिखो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर हमेशा क्या होता है? घटता है। अगर टेम्परेचर घटेगा, लो होगा, तो प्रेशर ऑलवेज हाई हो जाता है। तो अगर मैं इस बीकर में जिसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल रखा है, मान लो आइस है, और अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ, ठीक है, ये अपने 5 मार्क्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अगर हीट करता हूँ तो क्या होगा? हीट करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, इस सॉलिड का जो प्रेशर है वो क्या होगा? क्या होएगा समीर, हमजा? कम कम होएगा, होएगा। कॉमन सेंस प्रेशर कम अपोजिट काम होगा। होगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इन दोनों के बीच में हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो इनके बीच में जो हाँ बॉन्डिंग है, स्ट्रांगनेस, वो कमजोर हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होंगे? वो कमजोर होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। देखो राइट साइड में डायग्राम में दिखाया है, हीट करने पे क्या होगा, वो राइट वाले डायग्राम में दिखाया है कॉनिकल फ्लास्क में। देखो वो वाइब्रेट होने लगे। टेम्परेचर देने पे क्या होगा? वो जो चीज है वो वाइब्रेट करने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर देने पर आप पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में दिखेगी? पहला तो हीट होगा, तो जब हिलेगा नहीं, तो जब तक हिल नहीं रहा है वो क्या कर रहा है? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेगा। हाँ एनर्जी को जी, एब्जॉर्ब करने को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल करेक्ट। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे उसने वो एनर्जी को लिया तो एकदम हिलने लगा, यानी वो अब जितनी एनर्जी ले सकता था उसने ले लिया, अब वो और एनर्जी ले नहीं पा रहा है। तो अब उसने क्या किया? उस एनर्जी को यूज करने लगा और सारे वो पार्टिकल वाइब्रेट होने लगे। अब इसमें गलत क्या है? मान लो एक तवा ले लो और उस तवे पे तुम समीर को खड़ा कर दो। अब तवे को गर्म करो। अरे तवे को गर्म करोगे तो समीर भी डांस करना शुरू हाँ कर देगा, कि चक्की की वजह से हाँ उसके पैर हिलने लग जाएंगे। तो ये पार्टिकल क्या चीज है? पार्टिकल को अगर गर्म करेंगे तो क्या वो नहीं डांस कर सकते? यस, ये भी डांस करेंगे, हिलने लगेंगे। आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि पार्टिकल गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से गैस फॉर्म। पहले गैस सॉलिड में। थे, फिर लिक्विड बने, फिर गैस में बन हाँ जाएंगे, और रैंडम मोशन में घूमने लग जाएंगे। तो इससे ये समझ में आया कि किसी पार्टिकल पे प्रेशर अगर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तो उसको कौन सी कंडीशन में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। पर अगर आप प्रेशर कम करते जाओगे तो उसकी स्टेट खराब होती जाएगी, वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आया? दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होता है। पर उसी जगह पे अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, तो किसी चीज पर प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? जैसे मान लो एक कॉटन कैंडी ले लो। कॉटन कैंडी पता है ना, ये बुड्ढी का बाल बोलते हैं, मीठा मीठा हाँ रहता हाँ है ना?
तो अगर उस Pinch. कॉटन कैंडी को आप प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा? पहले तो एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, खाने में भी मजा आता है, लेकिन जब टाइट दबा टाइट हो देते जाएगा हैं तो ना, क्या टाइट एकदम हो कड़क। जाएगा। हाँ वेरी गुड। यानी जब आप प्रेशर लगाते हो चारों तरफ से क्या होता है, वो वो कैसे सॉफ्ट से हार्ड बन जाता है। तो बिल्कुल वही चीज होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं अगर किसी गैस पे आप प्रेशर लगाओगे ना तो वो गैस से लिक्विड में, और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। समझ में आया? इसके एक हाँ अच्छी एग्जांपल आपके घर में ही है, गैस का जो बाटला होता है, उस बाटले में आप हिलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, ऐसी फील होता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? हाँ क्योंकि उस बाटले के अंदर गैस को प्रेशराइज करके भरा जाता है और उसका टेम्परेचर कम किया जाता है। समझ में आया? इसलिए अंदर गैस ठंडी रहती है, इसलिए बोलते हैं धमाका नहीं होगा जल्दी से। गैस अंदर जो गैस होती है, और उस गैस के अंदर जो स्मेल होती है वो जानबूझ के डाली जाती है, ठीक है, ताकि अगर लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक पार्ट से थोड़ा सा एडवांस पार्ट में बढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो यहाँ पे वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखा है सॉलिड हैज फिक्स कंपोजिशन एंड हैज फिक्स मास, वॉल्यूम, शेप एंड डेंसिटी। बोलेगा मतलब क्या है, कोई हार्ड सॉलिड है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आपको यहाँ पे सॉलिड की एग्जांपल दिख रही होगी। सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स होता है। कैसे? ये आई एक साथ थिंक सब इतना टफ अपन नहीं पढ़े। कंबाइंड रहते हैं। वेरी गुड। क्योंकि सारे पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। जैसे आपके घर में जैसे प्लास्टिक रखी है या कोई टेबल है, आप उसको दबा नहीं सकते, दबाने पे भी उस पर कोई असर पड़ेगा? कोई सॉलिड को आप कितना भी नहीं। दबाओ उसका आप शेप नहीं बदल सकते। उसका मास वजन फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका शेप फिक्स होता है, उसकी डेंसिटी हार्डनेस भी फिक्स होती है। करेक्ट? order of density, ice hexagonal 3D crystal structure formed due to the intermolecular hydrogen bond। ये एक अच्छी एग्जांपल दिए कि अरे इस हिसाब से तो बर्फ भी तो सॉलिड होता है, आपने देखा हो ना बर्फ सॉलिड होता है, पर जब आप लोग उसको हाँ पानी में डालते तो पानी में फ्लोट क्यों करता रहता है? हाँ यूसुफ, बर्फ को पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों करता है? अरे हमें तो एक चीज पता है कि कोई चीज फ्लोट करी मतलब खोखली है, बरोबर ना? पानी में हाँ कोई भी चीज को फ्लोट करने के लिए उसका खोखला होना जरूरी है, थोड़ी हवा होनी चाहिए। अगर पूरी भरी होगी तो वो अंदर सिंक हो जाएगी। इसका मतलब जो बर्फ का स्ट्रक्चर है, अगर मैं बर्फ का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उस स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट है, हमें लग रहा है कि बर्फ अंदर तक भरा है, पर अंदर गैप रहता है, बर्फ सिर्फ ऊपर की दीवारी में बनता है। अरे एकदम कॉमन सेंस है, फ्रिज में अगर आप ग्लास रखते हो तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर चादर बनती है बर्फ की, होता है कि नहीं? हाँ अरे हाँ। अंटार्कटिका चले जाओ, अंटार्कटिका में बाहर से आपको सब बाहर से बने ऊपर फील बर्फ होते हैं। दिखेगी लेकिन अंदर पानी रहता है, अंदर मस्त फिश तैरती रहती है, इंजॉय करते रहती है। कि बर्फ तो ऊपर की तरफ ही चढ़ती है, अंदर बर्फ नहीं बनती है, उसके लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर अंदर बर्फ नहीं बनी है तो अंदर तो पार्टिकल मस्त स्पेस में, सिर्फ बाहरी चीज सॉलिड दिख रही है। तो बर्फ में भी वही होता है, बाहरी सॉलिड हो जाता है पर अंदर खोखला होता है, जिसकी वजह से बर्फ क्या होता है, पानी में फ्लोट करता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन तो हमेशा सर, रहेंगे। मतलब वुड भी खोखला रहता है क्या? कौन? वुड वुड। वुड? अब हाँ तुम्हारे घर में कौन सी क्वालिटी का, उस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर वुड खोखले होते हैं, पर अगर वुड हैवी है, कैसे पता करेंगे कि वुड खोखला है? बहुत आसान है, हैवीनेस से पता कर। आपके घर के में दरवाजा लगा हुआ है, देखा होंगे जो बिल्डर ने लगा कर दिया है, बहुत वजनी हाँ दरवाजा है वो, और लगता भी एकदम मस्त हार्ड है। आप ठकठकाओगे तो भी फील होता है अरे बहुत हार्ड दरवाजा है। तो वो जो दरवाजा बनाते कैसे, लकड़ी को पीसते, पीस के बुरादा बनाते हैं, फिर उस बुरादे को वापस से चिपका देते हैं और बनाते हैं दोबारा लकड़ी। तो वो इतनी मजबूत लकड़ी बनती है ना, क्योंकि हर एक पार्टिकल एक दूसरे के करीब चिपक जाते हैं ना, तो एकदम हैवी हाँ। हार्ड डेंस लकड़ी बन जाती है। समझ गए? तो लकड़ी पे कोई चीज के हल्का वजन से भी आप उसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हो। इसलिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। समझ गए? हाँ चलो हम लोग ये बेसिक पार्ट छोड़ते हुए चैप्टर के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हम लोग वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए जाएंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में हम लोगों ने ये देख लिया, और भी बेसिक, चलो बस बहुत हो गया। अपन डायरेक्ट थर्ड पॉइंट में आते हैं, पैकेजिंग। सर सॉलिड की पैकेजिंग आपके सामने सारे डायग्राम दिए, सबकी पैकेजिंग दिखाई गई है। जारी बात है, हर एक चीज किससे बनी हुई है? एटम। एटम को हम लोग कैसे देखते हैं? हमें अभी तक यही पता है कि एटम सर्कुलर होता है, स्फीयर फॉर्म। करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉलिड है इसके अंदर हर एक एटम एक दूसरे के एकदम चिपक चिपक के खड़ा है। जब चिपक चिपक के सारे एटम रहते हैं ना एक दूसरे के, तो इन लोग एकदम हार्ड शेप बना देते हैं। समझ गए?
करीब होने हाँ। का यही फायदा है, मजबूती बढ़ जाती। क्लोज होने से वो कौन सा रूप लेते हैं, सॉलिड का रूप ले लेते। लिक्विड में क्या देखा गया, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया लिक्विड में जो पार्टिकल वो एक दूसरे के नियर रहते हैं पर एक दूसरे के करीब नहीं होते। चलो मैं पहले सॉलिड की एग्जांपल लेता हूं। जैसे सॉलिड की एग्जांपल हमारा क्लास ले लो। क्लास के अंदर सारे बच्चे बेंचेस में बैठे रहते हैं, कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, मान लो। लिक्विड का एग्जाम्पल ले लो, अपना एग्जाम ले लो। एग्जाम में क्या करते हैं, हम एक बेंच में एक ही बच्चे को बैठाते हैं। तो ये क्या अच्छी एग्जाम्पल है लिक्विड, करेक्ट। लूजली बाउंड क्यों है कि हर एक बेंच में एक ही बच्चा बैठा है, जिसकी वजह से स्पेस का मतलब कांटेक्ट में तो है बच्चा और नहीं भी है, मतलब डिस्टेंस पे है, बाउंडिंग है पर डिस्टेंस पे, एकदम चिपक कर नहीं, करेक्ट। और लास्ट में आता है गैस। गैस में कैसा हाल है, मान लो एक क्लास में एक बच्चा बैठा है, दूसरी क्लास में दूसरा बच्चा बैठा है, या तो मान लो एक ही क्लास में एक बच्चा पीछे बैठा है, दूसरा बच्चा 3-4 बेंच के बाद बैठा है। तो यानी यहाँ पर तो इंटरेक्शन ही नहीं है बच्चों का, यानी यहाँ पर सभी जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से लूजली बाउंड। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये चीजें बिहेवियर देखी गई है और इस हिसाब से यह डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया है। चौथा आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। जारी बात है, अगर सारे पार्टिकल एक दूसरे के करीब रहेंगे, एकदम चिपक चिपक करेंगे, तो बीच में हवा या गैप का कुछ हिस्सा बाकी रहेगा क्या? अरे नहीं। इम्पॉसिबल है ना। तो जारी बात है, डेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, कि गैप है ही नहीं, बीच में कोई खाली हिस्सा है ही नहीं। जब बीच में कोई खाली हिस्सा है रहेगा ही नहीं, तो कोई चीज आएगी कैसे और। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है लिक्विड का। लिक्विड की डेंसिटी कैसे होती है, नहीं ज्यादा नहीं कम, क्योंकि बीच में गैप है पर ज्यादा भी नहीं है ना। बीच में ना कोई गैप दिख रहा है, ये सब गैप्स है, यानी गली जैसा गैप। जैसे मान लो चौल है, चौल के अंदर छोटी छोटी गलियां है ना। और गैस में कैसा होता है, ब्रोड है, वो हाईवे बना सकते हैं हर जगह पे, इतने गैप्स। तो यहाँ पर डेंसिटी एकदम लो हो जाती है। समझ में आया डेंसिटी। एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास 3 टाइप के पार्टिकल है, ठीक है। अब बताओ समीर, कौन से पार्टिकल को मारने पे तुम्हारे मुंह पे अगर मैं मारूं तो तुमको लगेगा, बोलो। सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। वेरी गुड। क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी जाते ज्यादा है हैं। तो उसकी मास भी ज्यादा होता है, पास भी वजन जाते भी हैं। ज्यादा होता है। समझ में आया, वो हार्ड है तो वो आपको दिखेगा भी। जब पार्टिकल साथ में होता है तो हम लोग को वो चीज दिखाई देती है, और जब पार्टिकल ऐसे रैंडम मोशन करते हैं ना गैस के, तो हम उस पार्टिकल को नहीं देख सकते। हम एक पार्टिकल को नहीं देख सकते, हम एक से ज्यादा जुमावड़े पार्टिकल को देख सकते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, जो नेता होते हैं, जब एक किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाता है ना, तो गवर्नमेंट नजरअंदाज कर, यार कोई बात नहीं, इग्नोर करो। पर जब सभी लोग सत्याग्रह करते हैं मिलकर, तब गवर्नमेंट की नजर जाती है और गवर्नमेंट उस पर काम करती है। होता है कि नहीं ऐसा? जैसे किसान का हाँ। आंदोलन हुआ, जब सब आंदोलन करने लगे तब गवर्नमेंट की नजर गई। जब नहीं कर रहे थे, 1-2 लोग थे, तो गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं देती। वैसे अभी भी किसान आंदोलन चालू है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है उस पर, गवर्नमेंट इग्नोर कर दिए उनको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। हम लोग ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली, देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। सॉलिड की फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है, इसका मास, वॉल्यूम, शेप और डेंसिटी फिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी कैसी है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम और गैस की एकदम ज्यादा। एक्सेप्शन क्या है, आइस को कंपेयर मत करो, आइस एक उल्टा बिहेवियर देता है, इसके बारे में हम लोग ने अभी अभी समझा है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अगर 2 बच्चे किसी सॉलिड चीज को अगर कंप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, कि कितना कंप्रेस का, ऑलरेडी पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, तो उसको और आप दबा नहीं सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? यूसुफ, हमजा, नहीं। पक्का? चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो सर। अभी बेसिक पार्ट में अभी अपन एग्जैक्ट बोलते हैं ना, चैप्टर को एकदम म्यार में भी नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखा है, द कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन एंड पॉजेस ऑसिलेटरी मोशन। अब जाहिर बात है, आपका मोबाइल है, जब किसी का फोन आता है तो हम लोग देखो अपने मोबाइल को किसके ये वाइब्रेट फीचर में भी रखा है अपने मोबाइल को। तो जब मोबाइल वाइब्रेट करता है तो इसके पार्टिकल सब अलग हो जाते हैं क्या? तो नहीं ना, सिर्फ नहीं। हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, करेक्ट ना। तो बोलते हैं सॉलिड हाँ। जो पार्टिकल होते हैं ना, अगर आप इनको ऐसा अर्थक्वेक की तरह इनको हिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो सॉलिड पार्टिकल उस बिहेवियर में वाइब्रेशन करेंगे। इसी वजह से ट्रेन के ट्रैक हो गया, देखो पिक्चर में दिखा रहे, ट्रेन के ट्रैक में तान लगाता है हीरो, तो उसको ट्रेन की आवाज सुनाती थी, है ना। बोलते सॉलिड के अंदर जो साउंड होता है ना, वो बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल वाइब्रेट बहुत ज्यादा करता है। समझ गए? और जो चीज वाइब्रेशन करेगी उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा,
वो भी हमने पढ़ चुका है, बरोबर। हाँ, कुछ पूछना है, आगे बढ़े, क्लियर है ये हाँ। कॉन्सेप्ट। अभी अपन मैन अपने चैप्टर के अंदर घुसे नहीं है, ये सब बेसिक पार्ट में। मेल्टिंग पॉइंट, अब सॉलिड की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, थर्ड पॉइंट, सॉलिड हार्ड और रिजिड होता है। हार्ड मतलब, अरे मतलब एकदम हार्ड होता है। रिजिड मतलब शेप फिक्स होता है। मान लो मेरे घर में मेरे पास ऐसे बॉटल रखी है, मैं इस बॉटल को दबाऊंगा तो भी मैं नहीं तोड़ सकता, कितना हार्ड है, समझ गए। और शेप फिक्स होता है। देखो हमारे घर में अलग अलग टाइप के बर्तन है, वो सब क्या है, सॉलिड पार्टिकल से ही तो बने हुए हैं। अब सॉलिड अलग अलग टाइप के होते हैं, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट ना। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग रहती है। सॉलिड विथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बोलते हैं कि आप अगर आपके मान लो आपके पास कोई ऐसा सॉलिड है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग अगर कमजोर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कमजोर है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें कोई चीज मेल्ट होती है। मान लो आपके एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम कैसा होता है, एल्यूमिनियम की जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है, तो अगर आप उसको मेल्ट करते हो तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। आपके घर में जितने भी बर्तन है ना, वो ज्यादातर एल्यूमिनियम के ही होते हैं, है कि नहीं, घर में बर्तन है, देखो हल्के हल्के बर्तन, वो हल्के बर्तन एल्यूमिनियम के होते हैं और उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। अगर वीक है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जैसे आपके घर में स्टील के बर्तन भी होंगे, बहुत वजनी होता है, आपका जो प्रेशर कुकर है वो मोस्टली स्टील का बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का, उसको आप कितना भी करोगे जल्दी मेल्ट नहीं होगा। अगर जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है मतलब सभी पार्टिकल का बॉन्डिंग बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग समझ गए, है। तो हाई हाँ। मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सॉलिड फिक्स पोजीशन एंड पॉसेस ऑसिलेंट मोशन, अभी अभी देखा है ना, बिकॉज ऑफ लो थर्मल एनर्जी मींस टेम्परेचर सॉलिड विथ, ये तो अभी अभी हम लोग ने ऊपर ही देख लिया, उसी चीज को थोड़ा रिपीट कर रहा है। अब आते क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में, तो सॉलिड को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से का नाम दिया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, और दूसरे पार्ट को बोला गया है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रीक में क्रिस्टलाइन का मतलब होता है स्टोन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। एग्जांपल ले लो, मेटल, नॉन मेटल, ये सब क्रिस्टलाइन आते हैं। बोलने का मतलब क्या है, आपने ट्रेन के डिब्बे देखे, एग्जांपल समझाता हूँ। ट्रेन के डिब्बे कैसे होता है, हर एक का शेप एक जैसा होता है कि नहीं, मालगाड़ी का हर हाँ। एक डिब्बा एक समान। तो अगर कोई भी आपके पास घर में पार्टिकल है, जैसे मान लो नमक है, आप देखोगे नमक के हर एक जो दाने हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोल सकता हूँ, नमक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऐसा कोई पार्टिकल जिसके हर एक पार्टिकल का साइज एक जैसा, कंटिन्यूस रेंज में एक जैसा ही जा रहा हो। अमरफस सॉलिड कॉमन सेंस है, क्रिस्टलाइन का अपोजिट। जैसे गुड बॉय और बैड बॉय होते हैं ना, तो गुड बॉय और बैड बॉय में फर्क क्या है, बैड बॉय गुड से अपोजिट होता है, वो उल्टा काम करते हैं। तो क्रिस्टलाइन का अपोजिट क्या होता है, अमरफस होता है। इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, आपको लगेगा अरे ये तो सॉलिड है, पर हकीकत में वो सॉलिड होता नहीं। जैसे प्लास्टिक, लगता है कि अरे बहुत हार्ड है, मान लो मेरे पास एक प्लास्टिक की स्टिक है, अपने को लग रहा हार्ड है, उसको जला दो, जलाने में ऐसा पिघलेगा ना, तब पता चलेगा अरे ये तो सिर्फ दिख रहा था सॉलिड, है ही नहीं एक्चुअली सॉलिड, है ना। रबर, ग्लास, हमें दिखते हैं मजबूत, गाड़ी में देखो ग्लास लगे, हमारे घर में ग्लास लगे, कैसे लगते हैं, एकदम हार्ड लगते हैं, पर एक्चुअल हार्ड होते नहीं है। ये सब अमरफस होते हैं क्योंकि इनके हर एक पार्टिकल एक जैसे नहीं होते। क्लियर है, क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब इसके हाँ। बारे में हम लोग क्रिस्टल एंड अमोर्फस के बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, रीजन ये कि ये क्लास 11 का पार्ट है, इतनी जानकारी तुम्हारे लिए काफी है। अब जारी बात है, अगर किसी चीज के अंदर कोई पार्टिकल एक ही शेप का या साइज का है, तो जारी बात उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या होगा समीर, हाँ आंसर रहेगा ना। फिक्स रहेगा ना, हाई रहेगा और फिक्स हाँ। रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो मान लो एक ग्लास लो और इस ग्लास में एक बड़ा सा शक्कर डाल दो, ठीक है, और घोलना शुरू करो, क्या होगा, सबसे पहले बताओ कौन सा हिस्सा पानी के साथ डिजोल्व होगा, बोलो। अरे नीचे का। सारी बात है, सरफेस वाला, बाहरी हाँ। सरफेस। अरे शक्कर को जब घोलते तो क्या होता है, शक्कर छोटा होते जाता है कि हाँ नहीं, जी। इसका हाँ। मतलब क्या है, सरफेस ना पहले डिजोल्व होता है, फिर वो सरफेस जब डिजोल्व होता है तो नया सरफेस आता है, वो डिजोल्व होता है, वो सरफेस डिजोल्व तो दूसरा नया, और इस तरह से आपका जो शक्कर है वो धीरे धीरे ऐसे छोटा होते जाता है। समझ में आया। अब ये धीरे धीरे फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, कि हर एक पार्टिकल एक समान है, तो सबको डिजोल्व होने में क्या होगा, सेम टाइम लगेगा। मान लो एक और एग्जांपल देता है अमरफस में, मैंने एक काम किया, अलग अलग शेप है, अमरफस है ना, तो एक शेप तो होगा नहीं, कुछ पार्टिकल बड़े कुछ पार्टिकल छोटे। अब इनको डिजोल्व करूंगा तो सारी बात है, सारे पार्टिकल एक साथ तो डिजोल्व होंगे नहीं, कुछ पार्टिकल जल्दी सब डिजोल्व अलग होंगे, जो अलग। जिनका साइज छोटा है, जिनका साइज बड़ा है उनको टाइम लगेगा। ये है अमरफस।
क्लियर है? इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, पर क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। फिक्स होता है। क्रिस्टलाइन को मैं रियल सॉलिड भी बोल सकता हूँ, लेकिन अमorphous सॉलिड को मैं रियल सॉलिड नहीं बोल सकता। ये सिर्फ दिखते हैं सॉलिड, पर हकीकत में सॉलिड नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसको हम लोग फटाफट आगे बढ़ जाते हैं कि ये क्लास 11 का पार्ट है, तो इसको और ज्यादा हम गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। हाँ, ये वाला पार्ट अपने को थोड़ा देखना है, यहाँ से हमारा 12वीं का कंटेंट चालू हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या लिखा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होमोजेनियस सॉलिड है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, मतलब क्या है? मान लो एक पार्टिकल है, जैसे आपको पता है बिल्डिंग का जो घर होता है कैसे बनाते हैं? पहले तो नॉर्मल ईंट से बनाते, सीमेंट से बनाते, फिर ईंट से बाकी दीवारें बनाते। तो जो ईंट इस्तेमाल करते, क्या अलग अलग शेप की ईंट होती है क्या? हाँ यूसुफ? नहीं, सेम। अरे वाह, वेरी गुड। तो मान लो एक ईंट एक सॉलिड पार्टिकल है, दूसरा ईंट दूसरा सॉलिड पार्टिकल है। जब सारी ईंट को मिलाते हैं तो हम लोग को एक सॉलिड शेप नजर आता है, जो कि सभी सॉलिड एक जैसे, इसलिए मैं बोलूंगा ये होमोजेनियस सॉलिड है। तो समझ में आ रहा है क्या? समझ गए होंगे, है ना? सेकंड पॉइंट, इट एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज मतलब इसके अंदर इस तरह की ईंटों की कतार होती है, बहुत सारी ईंटें लगी रहती है ऊपर से नीचे। जैसे जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे खोखे बनाए जाते हैं। अभी ऐसा कभी होता है क्या समीर या यूसुफ तुम्हारे घर में, कि तुमको छोटा रूम दे दिया बिल्डर ने, तुम्हारे पड़ोसी को ज्यादा बड़ा रूम दे दिया, या ऊपर वाले फ्लोर को रूम बड़ा दे दिया है, नीचे वालों को छोटा रूम दे दिया है? ऐसा होता है क्या? क्या सबका डिजाइन अलग अलग है? तुम्हारा रूम एकदम मस्त है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है, ऊपर वाले का बंगाली लोग के स्टाइल से बना है, उसके ऊपर वाले का इस्लामिक स्टाइल से बना है? ऐसा होता है क्या? नहीं, सारे रूम एक जैसे ही बनाता है, और सारे रूम का जो खिड़की है वो भी एक जगह ही रहती है। तो ये जो शेप है, इस शेप को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सॉलिड ने इसका भी नाम रख दिया यूनिट सेल। यानी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल कैसा अरेंज है, रिपीटिंग पैटर्न्स में, और ये जो सेल बन रहे हैं 3D, ये बिल्डिंग के खोखे, इनको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब जारी बात है, खोखा है, सिर्फ आगे से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पीछे से भी दिखा रहा हूँ, ये आपको 3D फॉर्म दिखा रहा हूँ। चलो इसके बारे में आप लोग आगे देखेंगे और डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? कोई डाउट समीर? नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जस्ट देख लो। एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, क्या है ये? थोड़ा मैंने ऐसी फनी एग्जांपल की, ये बच्चे अपने पैर पे ही मार लेती है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह की लकड़ी को काटने के लिए अलग अलग औजार यूज करते हैं, है ना? जैसे ऐसी लकड़ी है तो हम लोग कुल्हाड़ी, आरी भी यूज करते हैं ना। यानी डिपेंड करता है क्या है वो प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। बोले जब आप डायमंड से देखोगे ना, तो अलग अलग डायरेक्शन से डायमंड को देखोगे ना, तो आपको अलग अलग कलर में आपको चीजें दिखाई देगी। होता है कि नहीं, ग्रीन, ब्लू, येलो, डायमंड में बहुत सारे कलर होते हैं ना। क्यों सर? पर क्यों ऐसा? क्यों सर? की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और यही तो डायमंड की प्रॉपर्टी है, एक्चुअली छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं, और प्रिज्म की क्वालिटी होती है व्हाइट कलर में से छुपे हुए उस 7 रंग को निकालना, हाँ। और डायमंड उन हाँ। 7 रंग को निकालता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो सब क्लास 11 में कवर कर दिया, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल दिया। तो हम लोग अच्छा हो गया ना, हम लोग थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। ग्लास के कंपोजिशन को जरा देख लेते हैं, शायद ये पार्ट है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये ग्लास बनता कैसे, कांच जो होता है बनाते कैसे? तो एक्चुअली जो ग्लास होता है उसको सिलिका जेल बोलते हैं, और ये है उसका फॉर्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ग्लास में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पायरेक्स ग्लास सबसे पहले देखते हैं। पायरेक्स ग्लास ये 60 to 80% में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, और 10 से 25%, 25% बोरॉन ट्राइऑक्साइड और एल्यूमिना होता है। ठीक है, ये तरह के जो ग्लास होते हैं इनका इस्तेमाल किचन के बर्तनों में किया जाता है। जैसे आपके घरों में जो ग्लास दिख रहे हैं ये पायरेक्स ग्लास होंगे। नेक्स्ट आता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास बनाने के लिए आपको 75% सिलिकॉन सर डाइऑक्साइड, वापस करना एक बार। 15%, कौन सा वाला? ग्लास कैसे पायरेक्स बनता है कुछ ग्लास। बोल रहे थे आप, आवाज नीचे कट गई थी। कंपोजिशन दिया हुआ है, देखो पायरेक्स ग्लास का कितनी परसेंट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और कितनी परसेंट में बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ओके, और बोलते हैं ये जो ग्लास है किचन के लिए इस्तेमाल। इसी तरह से सोडा लाइम ग्लास बनाने के लिए
75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% कैल्शियम ऑक्साइड लगा। इस तरह के ग्लास ज्यादातर जो बार होते हैं, आपने कहा बार में जो ग्लास होते हैं ये हाँ विस्की वाइन्स के, बहुत मोटे होते हैं, थिक होते हैं, वो सोडा लाइम ग्लास होते हैं। इसी के साथ साथ आपने जब अभी बोलना नहीं चाहिए कि हम बाहर जा चुके हैं, आपने ये ग्लास देखे होंगे जैसे चाय की ट्रॉली में, या लाल कलर के ग्लास भी देखोगे, एकदम कलर डिफरेंट कलर के भी ग्लास होते हैं। तो ये जो ग्लास है बनाए जाते हैं कैसे करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कुछ ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब थोड़ी सी मात्रा में कॉपर और या गोल्ड मिलाते हैं। इन कलर मेटल को मिलाने से आपके जो ग्लास का कलर है वो बदल जाता है, रेड हो जाता है। अगर आपको ग्लास को येलो कलर का बनाना है तो आपको येलो कलर के ग्लास भी मिलेंगे। अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वो लोग जानबूझ के अपने जो वो रहता है ना ज्वेलरी शॉप में, जानबूझ के गोल्ड कलर का लाइट लगा देखे ना, तो गोल्ड कलर का लाइट बनता कैसे है, ग्लास की वजह से। बल्ब में ग्लास और जो नॉर्मल ग्लास होता है वही गोल्डन यूज कर लेते हैं। तो ये बनाते कैसे येलो ग्लास, तो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ यूरेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इजी है ना बनाना ग्लास। अब आते हैं ब्लू ग्लास। अगर मेरे को ब्लू ग्लास बनाना है तो कैसे बनाऊं? एकदम आसान है। ब्लू ग्लास के लिए क्या करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे, तो ये ब्लू ग्लास बनता है। ग्रीन ग्लास बनाने के लिए अभी ये इस्तेमाल का होता है, देखो आपने देखो घर में बहुत सारे लोग ग्रीन कलर की लाइट लगाते हैं, या देखो रमजान के टाइम में आप देखो मस्जिद में ग्रीन कलर की लाल कलर की लाइट जलती है, या आपने ट्रेन के सिग्नल में देखा है, या ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट होती है। तो ये इसी तरह से बनाया जाता है, एक्चुअली ग्लास होता है, बाकी लाइट तो ये व्हाइट ही जलती है, पर उस कलर को बदलता कौन है, आगे लगा हुआ कांच बदलता है। समझ में आया? लाइट व्हाइट ही होती है और कोई कलर की लाइट नहीं होती है, आगे कांच की वजह से हाँ हमें इसमें भी सर। अलग अलग कलर दिखाई देते। समझ गए? ओके, हाँ यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इधर पे? ग्लासेस का कंपोजिशन याद रखो, काम आएगा ये। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया है बेस्ड ऑन एटॉमिक सॉलिड, बेस्ड ऑन एटम के बेस पर। ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे सीटी से बेस पर है, जेडब्ल्यू, इसको जानकारी की जरूरत नहीं। 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्लास 12 की महाराष्ट्र बोर्ड बुक में, एक डिवाइड किया है मॉलिकुलर सॉलिड के बेस पे, दूसरा डिवाइड किया आयनिक सॉलिड के बेस पर, तीसरा डिवाइड किया है कोवैलेंट सॉलिड के बेस पर, और आखिरी में डिवाइड किया है मेटेलिक सॉलिड में। अब वन बाय वन हम लोग ये चारों टाइप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। याद रखो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही एक रियल सॉलिड होता है, अमorphous सॉलिड की स्टडी हम नहीं करेंगे। समझ गए? हाँ ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये आया मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड से पहले भी हम लोग क्लास 11 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के होते हैं, एक नॉन पोलर होता है, एक पोलर होता है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, नॉन पोलर का मतलब कोवेलेंट सॉलिड ले लो। नॉन पोलर का मतलब जिनमें चार्ज प्रेजेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2। हमें पता है हाइड्रोजन का चार्जेस क्या होता है। हाँ, चार्जेस क्या होता है हाइड्रोजन का? हाँ हमजा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो हाइड्रोजन यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कैसे हो सकता है दो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिक्स है? H2 का मतलब यही है ना, H इंटू H, करेक्ट ना? तो यानी यहाँ पर कोई और बॉन्डिंग हो रही है, इधर पे जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नॉन पोलर बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पर चार्ज के बेस पे दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। समझ में आया? तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर एक्चुअली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। जैसे देखो क्लोरीन 2, क्लोरीन Cl2 होता है, Cl2 मतलब क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है उसके सर पे। दो नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के करीब कैसे है, इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है सॉलिड में मॉलिक्यूल में, वो कौन से टाइप की है, नॉन पोलर टाइप की बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आते हैं पोलर में। पोलर तो एकदम आसान है, तुम्हें पता है। एग्जाम्पल ले लो HCl, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है, बरोबर। तो यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल HCl है। एक और एग्जांपल देता हूँ पोलर की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का चार्ज पॉजिटिव और क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और आखिरी में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की स्टडी करो और उसके अंदर हाइड्रोजन आता है, तो उस कंपाउंड को में की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, वो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, जो कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एकदम क्लियर है?
हाँ सर। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायपोल मतलब डाई मतलब टू, पोल मतलब जैसे मान लो एक HCl है, ये हो गया डायपोल, दो चार्ज है ना, और दूसरा HCl, ये हो गया दूसरा डायपोल, और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट, इसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये इंटरेक्शन के लिए एक अच्छे एग्जांपल है, तो अभी मैच चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, बरोबर? तो मैच में मैं बोल सकता है इंडिया एक डायपोल है और न्यूजीलैंड एक डायपोल है, करेक्ट और नॉट? और दोनों के बीच में मैच हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, अंडरस्टूड? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने पहला देख लिया पैरामीटर के बेस पे मॉलिक्यूलर में 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये पूरा टेबल समझते हैं, टेबल क्या बोल रहा है, तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। पहले पार्टिकल की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पार्टिकल, नॉन पोलर होते हैं, पोलर के पोलर, और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन होता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन पोलर में एग्जाम्पल सारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल आएंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। पोलर में एग्जाम्पल आएंगे आयोनिक टाइप के मॉलिक्यूल, इसमें आयोनिक टाइप के मॉलिक्यूल आएंगे SO2, HCl, जिनमें दो अपोजिट चार्ज होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो मॉलिक्यूल के नाम आएंगे जिसमें एक हाइड्रोजन हो और बाकी कोई भी दूसरा एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब आते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो लंदन और डिस्पर्जन फोर्स होता है। लंदन फोर्स का मतलब क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बॉन्ड तो है पर ये बॉन्ड मजबूत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई बॉन्ड हो जो वीक हो, उसे लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। पोलर में आएंगे तो पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि चार्ज बेस पे हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रांग होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पर। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होता है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, ठीक है? अब स्टेट पे अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सारी बात है इनका वीक इंटरेक्शन होता है, इसलिए ये ज्यादातर गैस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल ले लो, बरोबर, अल्कोहल ले लो, ये जल्दी वेपराइज कर लेते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। नेचर ऑफ सॉलिड की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी सॉफ्ट होते हैं, पोलर तीनों के तीनों सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन पोलर का कम होता है, पोलर का थोड़ा ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा होता है। कंडक्टिविटी की बात करें, सारी बात है चार्ज नहीं होते नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं कर सकता। पोलर मॉलिक्यूल भी कुछ हद तक कंडक्टिविटी नहीं कर सकती, कंडक्टिव करवा सकते पर खुद कंडक्टिविटी नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंडक्टिविटी नहीं कर सकता। यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर है? कोई पॉइंट में डाउट है क्या किसी को? तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है हमजा? यस सर। ठीक है। आज एकदम तुम लोग थके थके लग रहे हैं। अब यहाँ पे है बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर, ये नहीं पढ़ना है, आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड देख लिया, अब नेक्स्ट आ रहे हैं आयनिक सॉलिड। आपको एनिमेशन में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है एक्चुअली मैं क्या चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे बोरे के जो आयनिक सॉलिड होते हैं, देखो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर बोलते हैं जो आयनिक सॉलिड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? देखो फिजिक्स में ये वर्ड हमेशा तुम लोग को सताएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है मेड अप, बना हुआ। जो पार्टिकल है आयनिक सॉलिड के, ये बने होते हैं दो चार्ज से। एक स्मॉल चार्ज होता है, जो आपको छोटा चार्ज दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग स्मॉल साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बड़ा साइज होता है ना, ग्रेटर साइज, उसको वो नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कटाइन। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? अनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखो, कटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। क्लियर? अगर आयनिक सॉलिड का अगर मैं ब्रिज बनाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज। अरे जाहिर बात है, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? सॉल्ट। आपके घर में जो सॉल्ट रखा, एक दाना तो रखा नहीं है, वो सॉल्ट के अंदर पूरा ऐसा आपका डब्बा भरा होगा नमक का, भरनी होगी ना घर में, वो बरनी में पूरा नमक से भरी होगी बरनी, करेक्ट? यानी एक सोडियम क्लोराइड नहीं है, उस बरनी के अंदर बहुत सारे सोडियम क्लोराइड है। तो आप बताओगे कैसे? तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, एक सोडियम पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ गए? आपको यही याद रखना है, अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो तो उसके बाद आपको नेगेटिव क्लोरीन लिखना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव, ताकि अपोजिट चार्ज रहे। आप सेम सेम चार्ज नहीं दिखा सकते। समझ गए? ये जो आप मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट आया यहाँ तक? इजी है, काफी इजी है चैप्टर, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है।
ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये एग्जाम देखो, राइट साइड में 3D स्ट्रक्चर दिया है। 3D स्ट्रक्चर में ये बताया कि स्ट्रक्चर बना कैसे, तो चार्ज के बेस पे वो बाद में हम लोग देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स और भी दिख रहे हैं, वो उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद नीचे क्या पढ़ना है, आयनिक सॉलिड आर फॉर्म ड्यू टू, आयनिक सॉलिड बनते क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक अपोजिट चार्ज। पर ये जो आयनिक सॉलिड बने हैं ना, वो इसलिए बने हुए क्योंकि देखो दो सेम चार्ज है, तो दो सेम चार्ज के बॉक्स बना कैसे, आपको ये सामने बॉक्स दिख रहा है ना, तो ये बॉक्स बना कैसे, उसमें से देखो एक बॉक्स मैंने निकाला है, ये वाला। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज है, फिर इसके अपोजिट में यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इधर पे मैंने नेगेटिव लिया, इधर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव लूंगा, और यहाँ नेगेटिव लूंगा, और इधर पॉजिटिव। देखो मैंने एकदम ध्यान से, देखो गलती मत करना, जैसे पॉजिटिव अगर ऊपर है तो नीचे देखो नेगेटिव है। अब जारी बात है, डायगोनली सेम चार्ज दिख रहा है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते रहिए, दूर भागे। पर अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, बरोबर। और इस तरह से करीब दूर जाने से ये आपको एक तरह का बॉक्स क्रिएट हुआ है, यानी यहाँ पर सेम चार्ज से अपोजिट चार्ज से अट्रैक्शन भी हो रहा है, और सेम चार्ज से रिपल्जन भी हो रहा है, और इस तरह से क्रिएशन हुआ है। साइंटिस्टों का कहना क्या है कि किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट मीन्स द नंबर ऑफ cations एंड नंबर ऑफ anion चार्जेस आर ऑलवेज सेम, क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल देखो यहाँ पे लिखा है, द टोटल चार्ज इन आयनिक सॉलिड आर वेल बैलेंस एंड हेंस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इनमें चार्जेस सेम है, क्वांटिटी सेम है, ये जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव है, तो मैं बोलूंगा वो एटम या मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, टीचर बहुत यूज करते हैं। हाँ। न्यूट्रल का मतलब बोलते हैं, अरे सर मीन्स न्यूट्रल का मतलब टीचर बोलेगी नो चार्ज। नो चार्ज क्यों बोलती है, ये बताने के लिए कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव चार्ज है। जब दो चार्ज इक्वल होते हैं ना, तब हम उस चार्ज स्टेबल मानते हैं उस एटम या मॉलिक्यूल को, तब हम लोग उसके चार्ज को क्या बोलते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं। समझ गए, किसी एटम या मॉलिक्यूल पे चार्ज दिखाना ये जाहिर होता है कि वो एटम या मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। समझ गए, तो अगर आपने चार्ज दिखाया तो समझो अनस्टेबल है, अगर नहीं दिखाया दैट मींस दे आर स्टेबल। ठीक है, हाँ। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अनायन 11 स्लाइड। देखो नीचे एक और पॉइंट आ गया, सच अरेंजमेंट ऑफ आयन, such arrangement of ion depend on the factor size of ion, charge of ion, extent of polarization of ion। बोल रहा है कि आयन का जो अरेंजमेंट है वो तीन चीजों पे डिपेंड होता है, साइज पर, कि हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है उनका साइज कैसा। यहाँ पे आपको जो